हेलो एवरीवन, आपके सामने टॉपिक्स दे रखे हैं, नहीं बिल्कुल मिस न करें क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी टॉपिक्स को मैं डीप स्टडी करेंगे। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू सीआई। पहला क्वेश्चंस मिलिट्री या डिफेंस से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि HEAT का परीक्षण पूरा कर लिया है और इसका नाम क्या है? सारथी, सामर्थ्य, साम्राज्य और अभ्यास। आप अगर कीवर्ड पे ध्यान देंगे तो एक्सपेंडेबल का मतलब होता है यूज एंड थ्रो। अगर आप किसी पुतले की बात करें या टारगेट प्रैक्टिस की बात करें तो उसमें एक्सपेंडेबल वॉज शब्द सही बैठता है। तो इसका सही उत्तर अभ्यास। हीट का नाम है अभ्यास और ये डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। ये कोई मिसाइल नहीं है, यूएवी यानी कि ड्रोन है। इस ड्रोन को अगर आप इस आसमान में उड़ा देंगे फिर इसी ड्रोन को हम अपने मिसाइलों से टारगेट करके उसका सफल परीक्षण करने की कोशिश करेंगे। इसका उद्देश्य है विमान विरोधी युद्ध। सैन्य कर्मी अपनी तैयारी और प्रतिक्रिया समय में सुधार करेंगे कि कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। नकली खतरा की तरह इसको आसमान में छोड़ेंगे, उसके बाद इसी को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। मिसाइल की ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपनी डिफेंस सिस्टम्स को टेस्ट कर सकते हैं, अपने रडार को टेस्ट कर सकते हैं। आप एक तरह से एनिमी यानी दुश्मन का एक नकली जहाज बना के खुद ही पे अटैक करने के लिए भेजेंगे और खुद ही इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसी को हीट कहते हैं और उसका नाम है अभ्यास। हाल ही में नियुक्ति समिति यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने डीआरडीओ के जो चीफ हैं डॉक्टर समीर वी कमात का कार्यकाल 31 मई 2025 तक उनको बढ़ा दिया गया, यानी कि 1 साल का उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो ये रहा हीट के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? नाम से पता है कि कौन सा देश कितना प्रिपेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसकी रैंकिंग है। तो सही उत्तर इसका है 72। भारत की रैंकिंग 72 है, को AIPI भी बोलते हैं शॉर्ट में कभी कभी। इसको जारी किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसने देशों को 3 भागों में विभाजित किया, एडवांस्ड इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट और लो इनकम कंट्री। एडवांस में अगर आप जाएंगे तो G7 कंट्रीज हैं, इमर्जिंग में इंडिया चाइना ले लीजिए, लो इनकम कंट्रीज में अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए। भारत का रैंक 72, चाइना 31, बांग्लादेश 113 और श्रीलंका 92 है। नोटिस कीजिएगा एक बात कि चाइना बेटर प्रिपेयर्ड है हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैलेंजेस से निपटने के लिए। उसी प्रकार से श्रीलंका बांग्लादेश से अच्छी तरीके से तैयार है, तैयारी को दर्शाता है। सबसे बेहतरीन तैयार वाले देश हैं वो है सिंगापुर, एशिया कंट्री है, डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। सबसे खराब प्रिपरेशन वाले हैं साउथ सुडान, अफगानिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तैयारी कैसे उन्होंने डिसाइड किया? उन्होंने देखा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस देश में, कंप्यूटर्स कितने हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, सरकारें कितनी एडवांस्ड हैं। थोड़ा सा IMF के बारे में जान लेते हैं। इसके जो चीफ हैं वो हैं क्रिस्टीना जियोर्जिवा हैं। इन्होंने रीअपॉइंटमेंट इनका हुआ था और इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, IMF का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत। जब 1930 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो उसके बाद कई देशों ने आपस में मिलकर एक सहयोग बनाने की कोशिश की ताकि विश्व व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। 1930 में समस्याओं को झेलते हुए 1944 में देशों ने इसको बनाने की एक पहल की थी। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दे रखा है। इसमें 190 सदस्य से भी ज्यादा देश हैं और भारत इसमें जुड़ा था 27 दिसंबर 1945 को। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत हुई थी। याद रखें, भारत एक फाउंडिंग मेंबर है, मूल संस्थापक देश है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रचार प्रसार को जारी रखने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितना योगदान दिया है? तो इसका सही उत्तर है 1.169 मिलियन। भारत ने UN को इतना रकम इसलिए दिया है क्योंकि UN की तमाम वेबसाइटें हैं, तमाम प्रेस रिलीज हैं और भी बहुत सारे कम्युनिकेशंस हैं। उसके लिए उसको एक हिंदी में ऑपरेट करने के लिए खर्चे की आवश्यकता होती है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए खर्चे की आवश्यकता होती है। तो भारत ने इसको हिंदी के प्रचार के लिए इतना पैसा UN को दिया है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त होने वाली पहली महिला भारतीय हैं। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात करें वो भी फीमेल की तो रुचिरा कंबोज है। संयुक्त राष्ट्र यूनियन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसमें सिर्फ 6 ही आधिकारिक भाषाएं हैं, इसको आप जान के रखें, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। संज्ञान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, होम अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट और सिविल एविएशन। तो सही उत्तर इसका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। पहले आप जान लें कि संज्ञान ऐप है क्या। संज्ञान ऐप का जो मतलब था, ये भारत के जो 3 नियम बदले गए हैं, भारतीय न्याय संहिता लाए गए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों लाए गए हैं। इनकी जानकारी प्रोवाइड कराना था क्योंकि जैसे पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट को जरूरत पड़ती है उसी प्रकार से RPF को ऐसी जानकारी की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से उनको ये प्रोवाइड किया गया था। आप इसको याद रखें कि तीनों नियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको एविडेंस एक्ट बोलते थे वो हो गया ही। CRPC बोलते थे, इसको बोलते हैं BNSS। और भारतीय न्याय संहिता जिसको आप IPC बोलते थे, इंडियन पिनल कोड, वो भारतीय न्याय संहिता बन गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में उनकी सेवा में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। तो सही उत्तर इसका है तपन कुमार देका को। तपन कुमार देका को IB के जो चीफ हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। भारत में मुख्य रूप से 2 इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती हैं। अगर विदेश की बात करें
तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है जिसके जो चीफ हैं वो है रवि सिन्हा। जो भारत में अंदर काम करती है इंटरनल मैटर्स में वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके जो चीफ हैं टपन देका। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजिकल विंग है जैसे कि NTRO हो गई, और भी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इंटरनल और एक्सटर्नल में रॉ एंड IB दो ही काम करती है। सेवा कर्मियों के लिए गंभीर रूप से जलने पर उपचार के लिए एक स्किन बैंक की सुविधा किसने शुरू की है? स्किन बैंक, नाम समझिए, खाल यानी कि इंसानों की खाल स्किन में जलने से या नुकसान पहुंचने से युद्ध के टाइम में उसको रिप्लेसमेंट का काम किया जाएगा, तो वो लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। इंडियन आर्मी ने स्किन बैंक की फैसिलिटी लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन हमारा है पशुओं से रिलेटेड है, चलिए जानते हैं कौन सा है ये। पशुपालन एवं डेयरी विभाग DAHD जल्द ही डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग जल्द ही पशुधन जनगणना करेगा। ये कौन सा संस्करण होगा, कौन सा एडिशन होगा? तो 21वां सेंसस होगा। अभी तक 20वां हो चुका था। 20वां सेंसस जब हुआ था 2019 में, तो उसमें पाया गया था, आप जनरल आइडिया रखिए कि 535.78 मिलियन टोटल जानवर थे पूरे भारत देश में, जिसमें से जो बोवाइन होते हैं, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनकी संख्या थी 302.79 मिलियन। उत्तर प्रदेश में पशु सबसे ज्यादा है, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका स्थान है। तो इसको याद रखें। 21वां संस्करण होगा लाइव स्टॉक सेंसस का, जो सितंबर अक्टूबर के आसपास शुरू होगा, और 20वां जो हुआ था 19 में हुआ था। हर 5 साल पे ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन शायद बुक के रिलेटेड है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? अरुंधति रॉय, चेतन भगत, दिनेश त्रिपाठी और राजा राज। तो सही उत्तर इसके हैं अरुंधति राय। अरुंधति राय बहुत ही फेमस राइटर हैं और इनको पेन प्रिंटर प्राइज, एक लिटरेरी बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये उनको दिया गया है। और इंग्लिश पेन जो एक NGO है, सबसे पुराने NGO में से एक है, जिसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और मानवाधिकार संस्था, यह है इंग्लिश पेन। और ये किसी अवार्ड, किसी बुक या किसी लिटरेरी एक चीज़ के लिए नहीं दिया गया है। ये ओवरऑल जितनी किताबें उन्होंने लिखी उसके भाव के आधार पे, उनके कैसे वो चीज़ों को पक्ष रखती हैं, उसके आधार पे उनको ये अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान के रखें कि अरुंधति राय की किताबें कौन कौन सी हैं। इन्होंने पहली बात तो बहुत ज़्यादा किताबें रखी हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने लाया हूँ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इंडिया ए मोजाइक, वार टॉक और आज़ादी, ये सारी किताबें अरुंधति रॉय ने लिखी हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? MSMEs हमारे देश में बहुत बड़े इकोनॉमिक क्षेत्र का एक बैकबोन है। ये छोटे छोटे लघु उद्योग, जैसे माचिस उद्योग हो गए, चमड़ा उद्योग हो गए, जूता फैक्ट्री हो गई, उनके लिए एक दिन बनाया गया है, तो वो है 27 जून। और इस साल का थीम थोड़ा बड़ा नाम है, आप पढ़ के रखिएगा, सतत विकास में तेजी लाने और कई संकटों के समय में गरीबी निर्मूलन के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्यमों MSME की शक्ति और लचीलेपन का लाभ उठाना। 27 जून को मनाया जाता है, याद रखें। और थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, ये कैसे डिफाइन किए जाते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होगा और टर्नओवर 5 करोड़ का होगा, तो उसको हम माइक्रो बोलेंगे, सूक्ष्म उद्योग बोलेंगे। लघु उद्योग की कंडीशन ये है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का हो, टर्नओवर 50 करोड़ का हो। मध्यम उद्योग उनको बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का हो और टर्नओवर 250 करोड़ का हो। तो इस प्रकार से ये डिफाइन किए जाते हैं। नेटो के नए महासचिव कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? पहली बात तो नेटो में इस समय 32 देश हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो पे आपको दे रहा हूँ, लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ मैं बता देता हूँ कि इन्हीं देशों से ही प्रधानमंत्री वहाँ के नेटो के महासचिव बनते हैं। स्टोल्टनबर्ग जो है नेटो के महासचिव थे, अब बने हैं, नए हैं, वो है नीदरलैंड के हैं, उनका नाम है मार्क रुटे, या आप इनकी फोटो दे सकते हैं। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब ये नेटो के नए चीफ बने हैं। हाल ही में किस PSU को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? सारे नाम दिए गए हैं, तो मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना 3 तरह के होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मिनी रत्ना का दर्जा दिया गया है। और एक PSU है, यानी कि CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। PSU सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होती है। कैटेगरी 1 पहले PSUs कैटेगरी 2 में आती हैं, फिर जब ग्रो करती हैं तो कैटेगरी 1 में जाती हैं और वो मिनी रत्ना के अंडर में ही रहेंगी। उसके बाद उनका ट्रांजिशन होता है नवरत्ना में, उनका बाद उनका ट्रांजिशन होता है महारत्ना में। महारत्ना में आप 2-4 PSU जान के रखें कि कोई NTPC हो गई, ONGC हो गई, IOCL हो गई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई। इस प्रकार की कंपनियां, इनका बहुत ज़्यादा इनकम है, इनके कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको हम महारत्ना बोलते हैं। तो ये रहा करंट अफेयर्स। आशा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन बता दें। मेरे साथ जुड़े रहें, प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए ग्रेट डे।